देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने जो कहा 2G के बारे में कि कोर्ट ने भी कह दिया है। कोर्ट से भी पहले जिन साहब ने ये 2G का पूरा तूमार बांधा था, विनोद राय जी, सीजीए, उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली थी। बाकायदा लिखित में माफी मांगी है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि 2G के जितने आरोप थे वो मैंने गलत लगाए हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि इस 2G के ऊपर केंद्र की यूपीए सरकार चली गई थी। उससे पहले 2013 में शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी और पूरे देश में इस 2G का माहौल बना दिया गया था। लेकिन 2G था क्या? ये विनोद राय ने खुद ने कहा है, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी, कि ये 2G में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। तो ये एक माहौल बना के उसको पेश करना और जो सच्चाई है उसकी तरफ पर्दा डाल देना, ये काम जो है बीजेपी बहुत दिनों से कर रही है, 2012 से। और अभी जो है प्रधानमंत्री ने जो मध्य प्रदेश में बोला है, उसका कारण क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की हालत बहुत खराब है। वहां से बीजेपी के नेताओं में कांग्रेस जाने की होड़ लगी हुई है। अभी कल ही शिवपुरी से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुना शिवपुरी, वहां से एक बड़े नेता जो सिंधिया के साथ ही कांग्रेस में आए थे, राकेश गुप्ता जी, वो वापस जो है कांग्रेस में आ गए और कमलनाथ जी ने भोपाल में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता वापस दिलाई। राकेश गुप्ता जी कौन है? ये आज ज्योतिरादित्य की बुआ यशोधरा राजे ने पत्रकारों को बताया। यशोधरा राजे जी ये कहती हैं, उनके ये शब्द हैं कि राकेश गुप्ता जी बहुत प्रतिष्ठित परिवार के हैं, जैसे हमारा परिवार है राजमाता का। इतने प्रतिष्ठित परिवार के राकेश गुप्ता जी का वापस कांग्रेस में आना कितना नुकसान करेगा बीजेपी को, ये यशोधरा जी समझ रही है। और उससे पहले उसी शिवपुरी से, जहां से माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे हैं, बैजनाथ सिंह यादव 500 गाड़ी के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए शिवपुरी से भोपाल गए थे। उससे पहले दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी कौन है? मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, पहले भाजपा के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी, सबसे सज्जन, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, उनके पुत्र, जो खुद विधायक रहे थे, खुद पूर्व मंत्री रहे थे। और कौन गए? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो भाजपा के बड़े मजबूत नेता हैं और बड़े राजपूत नेता हैं। वो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में स्थिति यह है कि कांग्रेस के हर जिले के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे जिले में किसी बीजेपी वाले को मत लाओ, हमारे यहां काडर में अव्यवस्था फैल रही है। और उधर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता हैं, उनके सामने समस्या यह है कि आने वाले को कैसे मना कर दें। तो इस पृष्ठभूमि में आज के प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है और ये पहला चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है जहां पे कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी आपस में लड़ रही है। नहीं तो इससे पहले यह होता था कि कांग्रेस हमेशा लड़ती हुई दिखती थी और बीजेपी एक पार्टी की तरह काम करती थी। तो आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं में बहुत ज्यादा घबराहट है और उस घबराहट को दूर करने के प्रयास में मोदी जी ने आज का ये भाषण दिया है, जिसमें वो हिंदू मुसलमान भी लाए हैं, जिसमें एक एक नेता का व्यक्तिगत नाम लेके उनके बेटे बेटियों के बारे में भी कहा है, जो कि प्रधानमंत्री पद से बड़ा अशोभनीय लगता है इस तरह का भाषण देना। तो ये सारी की सारी घबराहट से भरी हुई प्रतिक्रिया है, जिसे कहते हैं पैनिक रिएक्शन। और ये चुनाव खाली मध्य प्रदेश में नहीं है, इसके साथ राजस्थान में भी है। राजस्थान में हालत और भी ज्यादा गंभीर है। मध्य प्रदेश में तो एक मुख्यमंत्री है बीजेपी का, शिवराज सिंह चौहान, जो मेहनत भी बहुत करते हैं, जो लड़ भी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जैसे भी कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का राजस्थान में तो कोई नेता ही नहीं है। और वहां जो एकमात्र नेता है वो भी इसी परिवार के, सिंधिया परिवार की वसुंधरा राजे, उन्हें मोदी जी आगे करना नहीं चाहते। अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में मोदी जी ने आगे नहीं किया तो राजस्थान में
बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता नहीं, वो कांग्रेस के लिए खाली जगह है। और ये चीज जो है रमन सिंह सरकार के लिए, जो बघेल सरकार के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक है कि वहां पे बघेल सरकार के लिए अब कोई चुनौती बची नहीं है। और तेलंगाना जो चौथे राज्य में चुनाव होना है, वहां आपने देखा ही कि कितने सारे नेता एक साथ जो है केसीआर की पार्टी से कांग्रेस में ज्वाइन किया है। वहां भाजपा का वैसे भी कोई दांव नहीं है, केवल ले दे के वहां ओवैसी साहब हैं जो भाजपा के समर्थक है, जो भी विपक्षी एकता पे भी सवाल कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, जो लगातार बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी में आके चुनाव लड़ लेते हैं, बिहार में जाके चुनाव लड़ लेते हैं, जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाने तक की उसमें चले जाते हैं। उन्हें शिकायत है कि मैं विपक्षी एकता में शामिल होना चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं किया। तो तेलंगाना में बीजेपी का साथी एकमात्र ओवैसी साहब ही हैं, और ओवैसी और बीजेपी मिलके वहां कोई ज्यादा करने वाली नहीं है। वहां कांग्रेस ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। तो अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो आप खुद सोच सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चीज 2024 का लोकसभा चुनाव है। वो 2024 में अपनी हैट्रिक करना चाहते हैं। देखिए राजीव जी, आज आपने तो अपनी हैट्रिक कर ली, आज लगातार तीसरी बार जो है आपका जो चैनल है डीवी लाइव, वो लगातार पॉलिटिकल कमेंट्री में नंबर 1 पे आ गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस मौके पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। लेकिन मोदी जी जो 2024 में अपनी हैट्रिक करना चाहते हैं 2014-2019 के बाद, वो अब बहुत मुश्किल लग रही है। और उसका कारण जो अभी आप बता रहे थे वही है पटना की विपक्षी एकता की मीटिंग, जो इतनी ज्यादा सफल हो गई कि इसकी उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। और अब इसके बाद जो शिमला में मीटिंग होने जा रही है, वो निश्चित ही रूप से कुछ बड़ी ठोस घोषणाएं लेकर आने वाली है। और वो ठोस घोषणाएं ऐसी होंगी कि बीजेपी के लिए और मुश्किल हो जाएगी, और आपको मोदी जी के और तल्ख भाषण सुनने को मिलेंगे। और जहां तक आप अभी अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, वो हम बाद में बोलेंगे, मगर अभी इतना हम बता दें कि ये जो प्रतिक्रियाएं है वहां की प्रवक्ता की, कैटरीन की, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। जो पहले इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं आई है। किसी एक पत्रकार के समर्थन में खड़े होके वहां के राष्ट्रपति का कार्यालय व्हाइट हाउस इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करे, ये हमारे लिए, भारत के लिए शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि भारत के द्वारा, बीजेपी के जो आईटी सेल है उसके द्वारा सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल किया गया। एक पत्रकार के लिए एक राष्ट्रपति भवन, एक राष्ट्रपति कार्यालय सामने आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और उसने कहा क्या है, राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की थी कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को काम करने की आजादी बरकरार रहे। और हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अपने राष्ट्रपति और मोदी जी दोनों से, जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे आए हुए थे, सवाल पूछने के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया था। और उनके सवाल पूछने पर अगर उन पर सवाल उठाए जाने लगे तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। उसने निंदा शब्द का प्रयोग किया, कंडेम किया। ये कंडेम करने वाली बात है, हम कंडेम करते हैं इसको। तो ये विश्व में हमारी छवि को बहुत ज्यादा गिरा गई ये स्थिति। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्रकार ने एक सवाल किया था, और आप सोचिए कि वो पत्रकार तो अमेरिका की थी, खाली हम ट्रोल ही कर पाए और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर वो पत्रकार भारत की होती तो आज क्या होता, या होते तो आज क्या होता। बड़ी गंभीर स्थिति है। और इसकी पृष्ठभूमि में हमें इस बात को समझना चाहिए कि भारत में पत्रकारिता की क्या स्थिति है, स्वतंत्र प्रेस की क्या स्थिति है। इसीलिए स्वतंत्र प्रेस जो है, हमारे यहां जो इंडेक्स आता है उसमें नीचे नीचे और नीचे चला जा रहा है। तो राजीव जी, ये सब मिला के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे भारत की छवि को और मजबूत करने के लिए। अपनी छवि तो खैर चमकाने गए ही थे, लेकिन हम तो भारत की छवि की बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले जब भी अमेरिका गए, किसी विदेश दौरे में गए, तो भारत की इमेज और ज्यादा चमकी है। भारत वैसे भी बड़ा मजबूत देश है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्रियों ने कभी भी अपनी छवि की चिंता नहीं की, अपने लिए विदेश में काम नहीं किया।
उन्होंने हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए ही काम किया है। और ये पहली बार है कि अपनी छवि चमकाने के चक्कर में हमने भारत की छवि पर दाग लगवा दिया। जी राजीव जी।